बड़े शुक्रगुजार हैं कि बड़े शार्ट नोटिस पे आपको बुलाया गया और आप सब लोग यहाँ हाजिर हो गए हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए। आज हम बड़े दुखी हैं, बड़े व्यथित हैं, बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि जो भी सरकार आई उसने कभी हमारे दुख दर्द को बांटने की कोशिश नहीं की। हमारे लिए जब हम वहाँ से निकल कर आए अपने इलाकों से जो पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, जम्मू कश्मीर का संविधान बना तो हमारे लिए 25 सीटें रखी गई असेंबली में। 75 सीटें यहाँ थी और 25 पार के लिए थी, जिस इलाके को हम छोड़ कर आए। पार का मतलब है हम पार के हैं, वो सीटें मेरे लिए थी, मेरी बिरादरी के लिए थी। लेकिन आज 75 वर्षों से कभी उन सीटों का मुझे लाभ नहीं मिला। यानी मैं ना अपने इलाके का विधायक चुन पाया, ना मेंबर पार्लियामेंट चुन पाया। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारी तबाही और बर्बादी का इतिहास लिखा गया वो इसी कारण से लिखा गया क्योंकि हमारी नुमाइंदगी कभी विधानसभा में या पार्लियामेंट में नहीं थी, इस वजह से लिखा गया। और आप देखें कि 1957 में मेरे लिए प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वादवा कमेटी बनती है। वादवा कमेटी कहती है कि आपने 24 सीटें जो फ्रीज की हुई हैं उनमें से 8 सीटें इन लोगों को दे दीजिए जो 12 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और 5 लाख लोग जम्मू कश्मीर के बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं, इनको 8 सीटें दे दीजिए। उसके बाद वोरा साहब आए, जो यहाँ गवर्नर रहे NN वोरा, वो पहले इंटरलोकेटर बन के आए। शायद आपको याद होगा, आप सभी प्रेस के लोग हैं। उनको हम कैंपों में ले गए और उन्होंने ये बात कही कि यहाँ इन लोगों का अगर उत्थान करना है, इनका वेलफेयर करना है, तो ज़रूरी है कि इनको पॉलिटिकली एम्पावर करना पड़ेगा, इनको सीटें देने पड़ेंगी। उसके बाद दूसरा जो आया इंटरलोकेटर का ग्रुप, वो आया KC पंत साहब का। KC पंत भी इंटरलोकेटर बनकर आए, उन्होंने भी कहा इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए। तीसरी बार MM अंसारी साहब आए, उनके साथ राधा कुमार थी, उनको भी हम कैंपों में ले गए, उन्होंने भी कहा कि इनको सीटें मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद एक यूरोपियन डेलीगेशन आता है, उसने भी देखा कि इनकी पलाइट, इनकी तबाही, इनकी बर्बादी का कारण यही है कि इन लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया जा रहा, इनको राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली इनको वंचित किया जा रहा है। इन्होंने उसको भी नज़रअंदाज किया। फिर आप देखें कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आई, जिसको वेंकैया नायडू हेड कर रहे थे। मैं वेंकैया नायडू जानबूझ के ज़ोर से बोल रहा हूँ क्योंकि वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो 22 दिसंबर 2014 को लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई, उसमें कहा कि 24 में से 8 सीटें निकालिए और इन लोगों को दे दीजिए, इनको पॉलिटिकली एम्पावर करिए। और आगे एक और बात कही, उन्होंने कहा कि इसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करनी पड़े तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इनको सीटें दीजिए। तो कल क्या हुआ है? कल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है। आपने अपनी पार्टी के अध्यक्ष की उन सिफारिशों को नज़रअंदाज किया जिसमें उन्होंने कहा था इनको 8 सीटें दें, और आपने हमें जलील करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए 1 सीट दी। ये क्या तमाशा है? और वो जो सीट भी दी एक, उसका अधिकार अपने पास रखा कि हम जिसको चाहें नॉमिनेट करें। वो क्यों रखा? कि हम किसी पप्पट को बनाएंगे जो हमारी बोली बोले, जो हमारी आवाज़ में बात करे, ताकि रिफ्यूजियों की नुमाइंदगी वहाँ ना हो। और 2 सीटें आपने वैली माइग्रेंट्स को, कश्मीरियों को दी। कल तो खुद कहा होम मिनिस्टर साहब ने कि कश्मीरी पंडितों की संख्या 1,57,000 है। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला। वो लोग 1.5 लाख और 2 सीटें, हम लोग 17 लाख और 1 सीट। ये तमाशा नहीं है? हम पे तो 2 पार्लियामेंट की सीटें बनती हैं, लेकिन आप 1 सीट दे रहे हैं। और मेरे लिए, जैसे मैंने आपको गिनवाया कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके आज तक 8-10 कमेटियां और कमीशन सिफारिश कर चुके हैं, इनको मिलनी चाहिए 8 सीटें। और वैली माइग्रेंट्स के लिए मात्र डिलिमिटेशन ने कहा कि इनको 2 सीटें मिलें, और मेरे लिए कहा उसी डिलिमिटेशन कमीशन ने कि इनको पर्याप्त मात्रा में मिले। पर्याप्त मात्रा का क्या मतलब है? 1 सीट होती है पर्याप्त मात्रा का मतलब? हमारे पैकेज की आपने धज्जियां उड़ा दी। पैकेज था
कि इनको 25-25 लाख रुपया मिले, आपने उसको बंद कर दिया, दोबारा बात ही नहीं करते उस पे था कि हमारे बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले। इसमें क्या था, कौन सा पैसा लगना था, नहीं दिया आपने। उसमें था कि इनको 8,500 नौकरियों का एक पैकेज दीजिए जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, उस पर आप चर्चा नहीं करते, आप खामोश हैं। और मैं कहता हूं कि हमारी ये जो दुर्दशा हुई है, इसके लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिम्मेदार है, इसके लिए रविंद्र रैना जिम्मेदार है, इसके लिए अशोक कोल जिम्मेदार है। इस तिकड़ी ने जानबूझ के दिल्ली के अंदर असल रिपोर्ट पेश नहीं की। मैं मानता हूं केंद्र में इसकी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, सभी मुद्दों को उन्होंने देखना होता है, हर एक तक वो पहुंच नहीं पाते। ये लोकल प्रतिनिधियों का काम है कि वो सरकार के कानों तक इन बातों को पहुंचाएं कि कहां पर त्रुटि है, कहां पर किस आदमी की मदद करनी है, किस कम्युनिटी की मदद करनी है।